सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गो स्टडी को और दबाइए इस घंटे बटन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गो स्टडी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्री में इससे 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जबकि मेंस में 20 से 25 या कभी कभी 30 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं इससे। अगर बात करें सीजीएल की, तो सीजीएल में भी 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्री में, और मेंस में 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। रेलवे का एग्ज़ाम हो या कैट का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में डीआई से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए डीआई सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका बैंकिंग की प्रिपरेशन में। अगर आपने डीआई को अच्छा कर लिया है, डीआई पे पकड़ बना ली है अपनी, तो आपका लगभग आधा काम पूरा हो जाता है। कॉन्ट सेक्शन की आपकी आधी तैयारी हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीआई के कितने टाइप्स होते हैं, इसके अलावा कुछ शॉर्टकट देखेंगे जिसके हेल्प से आप किसी भी डीआई प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बेसिकली हमारा जो डीआई होता है वो 3 से 4 टाइप के क्वेश्चनों के बीच में घूमता रहता है, जैसे कि परसेंटेज निकालना, रेशियो निकालना, एवरेज निकालना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब हमें परसेंटेज निकालने को बोला जाए, एवरेज निकालने को बोला जाए, या फिर रेशियो निकालने को बोला जाए, जो कि मोस्टली डीआई में बोला जाता है निकालने को, तो हम आसानी से चुटकी में कम कैलकुलेशन में कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा लास्ट में मैं एक एग्जांपल लेके सारे जो शॉर्टकट में बताऊंगा उसको वहां पे करके दिखाऊंगा कि कैसे ये अप्लाई होगा क्वेश्चन में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं डीआई के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपके पास टूल्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप किसी भी डीआई को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो के अलावा इस चैनल पे 15 और वीडियो आएंगी डीआई से रिलेटेड, जिसमें मैं वेरियस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और टाइम टू टाइम ट्रिक्स बताता चलूंगा। हमारा जो पहला 5 वीडियो होगा उसमें मैं प्री लेवल के क्वेश्चन, जो कि ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, वैसे क्वेश्चंस डील करूंगा। उसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा और आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए वो बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 वीडियोज होंगे उसमें मैं मेंस लेवल के डीआई क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें वेरियस टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा और टाइम टू टाइम उसमें भी ट्रिक्स बताता चलूंगा। इसके अलावा जो लास्ट के जो 5 वीडियो हैं उसमें मैं कुछ स्पेशल टाइप के डीआई के क्वेश्चंस बताऊंगा। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि अभी एसबीआई पीओ में पूछा गया था, और कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम। और अगर आप कोई रिक्वेस्ट करते हो, कोई टॉपिक समझ नहीं आती है, कुछ अलग टाइप के डीआई आपको चाहिए होंगे, तो उसी 5 वीडियो के सीरीज में मैं बता दूंगा। तो इस तरह से मैं लेवल 0 से शुरू करूंगा डीआई बताना, और हाई लेवल तक के डीआई में आपको बता दूंगा। तो यकीन मानिए, अगर आपने इस सीरीज की सारी वीडियो देख ली तो डीआई आपको आसान लगने लगेगा और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे डीआई में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी फिलहाल आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर अगर हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ डीआई। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीआई बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन आजकल जो पैटर्न है मेंस के एग्जामिनेशन का, उसमें डीआई का क्वेश्चन कुछ भी उठा के वो डाल सकते हैं। दैट मीन्स वो कहीं से भी डीआई का क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क से भी उठा के डीआई का क्वेश्चन बना सकते हैं, परसेंटेज से भी उठा के बना सकते हैं, या फिर आपका रेशियो प्रोपोर्शन से, कहीं से भी किसी भी टॉपिक से डीआई आसानी से बनाया जा सकता है आजकल के पैटर्न में। लेकिन अगर बात करें प्री की, या फिर आरआरबी पीओ के मेंस की, या फिर कलर्कियल पेपर की, तो उनमें इन्हीं 4 टाइप के डीआई पूछे जाने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, आप टेंशन न लें, इस सीरीज के खत्म होने तक मैं आपको डीआई में ऐसा बना दूंगा कि आप किसी भी टाइप के डीआई को आसानी से कर पाओगे। तो आइए देखते हैं डीआई के टाइप्स। तो पहला टाइप होता है हमारा पाई चार्ट। दूसरे टाइप का डीआई होता है हमारा बार ग्राफ। तीसरे टाइप का जो डीआई हमारा होता है उसको हम कह लेते हैं लाइन ग्राफ। और जो चौथे टाइप का डीआई होता है वो नॉर्मली टेबल होता है हमारा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले डेटा समझते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा एक इंफॉर्मेशन होता है जो हमें दिया जाता है किसी भी फॉर्म में, या तो पाई चार्ट के फॉर्म में, या तो बार ग्राफ के फॉर्म में, लाइन ग्राफ के फॉर्म में, या टेबलर फॉर्म में, या फिर किसी भी तरह से दिया जा सकता है डेटा। डेटा कहने से मतलब है, किसी कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं तो पिछले 10 साल के अगर प्रॉफिट को दिखाया गया है किसी भी ग्राफ के टर्म में,
तो वो उसका डेटा शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि पिछले साल क्या उसका प्रॉफिट रहा होगा, उसके पिछले साल क्या प्रॉफिट रहा होगा, उसके पिछले साल क्या प्रॉफिट रहा होगा। इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन ग्राफ के टर्म में या टेबल के फॉर्म में या लाइन ग्राफ के फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया रहेगा वो हो जाएगा हमारा डेटा। और इंटरप्रिटेशन मतलब होता है डेटा को डेटा के साथ मर्ज करो, मल्टीप्लाई करो, गुना करो, भाग करो, कुछ इंटरप्रिटेट करके कुछ निकालना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टर्म बन के आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में कुल मिला के डेटा हमारा होता है नंबर, बड़े बड़े नंबर भी हो सकते हैं, वो छोटे नंबर भी हो सकते हैं। और जो इंटरप्रिटेशन होता है उसका मतलब होता है कैलकुलेशन। ठीक है, और जो ये पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टेबल है, ये सब उस डेटा को रिप्रेजेंट करने का स्टाइल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे टेबल क्या होता है, टेबुलर फॉर्म का डेटा कैसा होता है। तो जैसे कि कोई भी डेटा दिया गया है, किसी कंपनी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो कोई कंपनी है ए और इस कंपनी का जो प्रॉफिट का है उसका डेटा दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि 30% प्रॉफिट किसी साल था इसका, 33% किसी साल था, इसी प्रकार 20%, 25% और 30% ऐसे करके प्रॉफिट था 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये ईयर वाइज प्रॉफिट दिया गया है एक टेबल के फॉर्म में, एक टेबल बना ली गई है, उसमें 2007 के सामने 30 लिखा है, 2008 के सामने 33 लिखा है, इस तरह से हर एक ईयर के सामने उसका परसेंटेज प्रॉफिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कंपनी ए का डेटा है, तो ये हो गया डेटा इन टेबुलर फॉर्म, टेबल के रूप में डेटा लिखा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन इससे ऐसे पूछा जा सकता है कि 2007 में कंपनी की कुल लागत 2000 करोड़ रुपए थी, तो उस साल उसका प्रॉफिट क्या था। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि 30% जब प्रॉफिट था तो 2000 करोड़ का 30% कितना होगा, वो हमारा आंसर होगा। सिमिलरली दोस्तों अगर बार ग्राफ की बात की जाए तो बार ग्राफ कुछ जैसा आप पढ़ते होंगे मैथमेटिक्स में 10th क्लास में, वैसा ही कुछ देखने को मिलता है। आप वहां पे पढ़ते थे कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पे इधर x होता था, इधर y होता था, लेकिन यहाँ डी में ज्यादातर आपको कुछ एक वेरिएबल इधर जाता हुआ दिखेगा, दूसरा वेरिएबल इधर जाता हुआ दिखेगा, यहाँ पे एक्स वाई वाला कुछ ज्यादा नहीं दिखेगा। तो दोस्तों अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था इस कंपनी का, इसी एग्जाम्पल को अगर इस बार ग्राफ पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। तो जैसे कि ये 2007 हो गया, 2008 हो गया, 2009 हो गया, 2010 और 2011, इस तरह से इसमें बहुत सारे बार बने होंगे लंबे लंबे, और यहाँ पे आपका ईयर लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 2007 था, 2008 था, 2009 एक्सेट्रा एक्सेट्रा आगे की तरफ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी दी रहेगी, जैसे नंबरिंग की होगी 0, 10, 20, 30 ऐसे करके, यानी कि 2007 में इस अगर बार को हम देखें तो इसके सामने जो डेटा होगा वो होगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा ये 25% के सामने दिख रहा है, 20 और 30 के बीच में 25 था, तो यहाँ पे ये 25% है 2007 में किसी भी कंपनी की आमदनी। इसी तरह से 2008 में जो इसकी लंबाई होगी जो इस बार की, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से डेटा फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना होगा इसका प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो ये था बार ग्राफ। अब हम लाइन ग्राफ की बात करें तो लाइन ग्राफ हमारा बार ग्राफ का ही थोड़ा डिफरेंट रूप होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये बार होता है वो नहीं दिखता, इसमें खाली एक लाइन दिखती है, जैसे ऐसे कुछ लाइन होगा। ठीक है, और इसी कंपनी की अगर बात करें तो इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे लेके दिखाऊं तो यहाँ पे वैसे ही लिखा होगा 2007, 2008, 2009, इस तरह से आगे की तरफ ईयर्स लिखे होंगे यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे जो डेटा होगा वो यहाँ जैसे दिया गया था 10, 20, 30, 40, 50, वैसे ही यहाँ पे भी दिया होगा वाई एक्सिस पे। और ये जो लाइन है, जैसे 2007 के सामने जो लाइन है यहाँ पे, ये क्या डिनोट करता है, ये परसेंटेज प्रॉफिट डिनोट करता है। जैसे कि यहाँ पे 2007 के सामने ये पॉइंट है और वाई एक्सिस पे ये पॉइंट जो भी नंबर डिनोट करता है वो हमारा हो जाता है प्रॉफिट परसेंटेज। यानी अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है कि ये एक लाइन ग्राफ है जिसमें इस एक्सिस पे ईयर्स दिखाए गए हैं जबकि इस एक्सिस पे प्रॉफिट परसेंटेज दिखाया गया है, तो आप बताइए 2008 में कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ होगा उस कंपनी को। तो आप बताइए 2008 में क्या परसेंटेज प्रॉफिट हुआ होगा उस कंपनी को। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ 2008 के सामने जो पॉइंट होगा ये वाला, उसके सामने जो ये नंबर होगा वही होगा इसका प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर क्या होगा ये यहाँ पे दिया रहेगा 0, 20, 30, 40, 50, तो आपको यहाँ से पता करना होगा कि क्या डेटा होगा। ठीक है, तो ये था लाइन ग्राफ। सिमिलरली दोस्तों अगर पाई चार्ट की बात करें तो पाई चार्ट कुछ ऐसा होता है, सर्कुलर फॉर्म का होता है, जिसमें कुछ टुकड़े बने हुए होते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, अब ये सर्कुलर जो फॉर्म है ये 100% माना जाता है, यानी कि ये पूरा 100% है, तो ये टुकड़े कुछ कुछ परसेंट होंगे, जैसे ये 10, 20, 30 या फिर 40 या 70 या 80 कुछ भी हो सकते हैं ये टुकड़े, और कुल मिला के इन टुकड़ों को जब जोड़ा जाएगा तो ये 100 बन जाएगा। ठीक है,
यानी कि ये टुकड़े परसेंटेज डिनोट करते हैं और जब सारे टुकड़ों को एक साथ मिला जाए तो ये जो होल सर्कल है वो 100% डिनोट करता है। तो जैसे कि एक सर्कल दे दिया गया है और उसमें कुछ टुकड़े बने हुए हैं और इसमें लिख दिया गया है SCL, सैमसंग और डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के नाम लिखे गए हैं इस टुकड़ों में, और यहाँ पे 20%, 30%, किसी में 10%, किसी में 5%, ऐसे करके सारे टुकड़ों को भर दिया गया है। और क्वेश्चन में कुछ ऐसा कह दिया गया है कि ये जो पाई चार्ट है वो डिनोट करता है कि मार्केट में किस कंपनी का प्रोडक्ट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि क्या, अगर 100 प्रोडक्ट मार्केट में हैं तो 100 प्रोडक्ट में से 20 प्रोडक्ट SCL के हैं, 30 प्रोडक्ट हमारे सैमसंग के हैं, और इस तरह से अगर ये टुकड़ा IBM का है और इसमें लिखा गया है 5%, इसका मतलब ये है कि 100 प्रोडक्ट में से 5 प्रोडक्ट IBM का है मार्केट में। तो दोस्तों ये होता है हमारा पाई चार्ट। इन चार्ट्स के अलावा दोस्तों बहुत सारे और भी टाइप्स हैं, जैसे कि स्पाइडर चार्ट या फिर कुछ भी। तो दोस्तों हमें उन टाइप्स के बारे में नहीं सोचना। एग्जामिनेशन में हमारा मेन मोटो क्या होगा कि जो डेटा दिया गया है उसको हम समझे कैसे और आसानी से क्वेश्चन को बना के वहां से कैसे निकले। तो हमें टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है कि किसी भी डेटा को कैसे पहचाने और उसको आसानी से कैसे सॉल्व कर दें। तो फिलहाल के लिए हम टाइप्स को यहीं पे छोड़ देते हैं। बेसिक टाइप्स हमें पता हो गए हैं कि 4 टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि DI में कैसे टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों DI से बेसिकली 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 4 टाइप्स के क्वेश्चन के अराउंड ही पूरा DI का कॉन्सेप्ट मूव करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 5 क्वेश्चंस का सेट होता है एक DI, तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है परसेंटेज से, बाकी का जो एक क्वेश्चन है वो रेशियो से दिख सकता है, रेशियो या प्रोपोर्शन से। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एवरेज। और जो चौथे टाइप का क्वेश्चन होता है वो होता है कि या तो परसेंटेज निकाल लो या एवरेज निकाल लो या रेशियो निकाल लो और उनको कंपेयर करो कि कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा है, कौन सा सेकंड लास्ट है, कौन सा सबसे छोटा है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन। तो आपको बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों अगर आपने इन 4 कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ बना ली है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो आप किसी भी DI को, अगर 5 नंबर का DI है तो आप आसानी से 3 मिनट में उसको सॉल्व कर पाएंगे, हार्ड से हार्ड DI को। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बारी बारी से परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और कंपेयर करने के तरीके बता देता हूँ, शॉर्टकट्स बता देता हूँ। हालांकि परसेंटेज, रेशियो और एवरेज के क्वेश्चन जो हमारे अर्थमेटिक के वीडियो आएंगे उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक होल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिसके थ्रू आप आसानी से किसी भी DI के प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर ही पाएंगे। तो कुल मिला के अगर परसेंटेज, एवरेज और रेशियो के बारे में ज़्यादा आपको नहीं पता है और ये सारे कॉन्सेप्ट पता है तो आप DI आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सेक्शन से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि X नंबर Y का कितना परसेंट है, या फिर फला नंबर फला का कितना परसेंट है, या फिर इन सबको जब जोड़ लें तो वो इसका कितना परसेंट होगा, यानी कि कुल मिला के कौन किसका कितना परसेंट है, ये पूछा जाता है इससे बेसिकली DI में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। तो दोस्तों कुल मिला के क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, ये जो नंबर है इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस नंबर, यानी इसको अगर y से डिनोट कर लें, इसको x से डिनोट कर लें, तो x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक है, जिस नंबर के सामने ऑफ हो उसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे y है तो y को हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। सिमिलरली जो बचा हुआ जो हमारा नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे x और y में y लिख लिया तो हमारा x बच गया, तो x को ऊपर लिख लेंगे न्यूमरेटर में, और हम फर्दर क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। तो यहां से एक ट्रिक समझ आता है, कॉन्सेप्ट समझ आता है कि किसी भी नंबर के आगे ऑफ हो या ओवर हो या फिर एज कंपेयर टू, ये तीनों स्टेटमेंट जैसे ही दिखे वो नंबर डिनोमिनेटर में होगा और जो बचा हुआ नंबर होगा वो न्यूमरेटर में होगा, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर आप नौसीखिए हो तो आप x और y मान के बनाओगे, जैसे कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो आप इसको ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर लोगे, x इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ x परसेंट ऑफ y, और जब ये y नीचे जाएगा तो x अपॉन y होगा, और व्हाट परसेंट में ये जो 100 नीचे है ये ऊपर जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि जो हमारी जो वाट की वैल्यू है वो हो जाएगी x अपॉन वाई इंटू 100, जो कि सेम है। तो यहाँ पे हम जब x और y मान के बनाने लग जाएंगे उस DI के क्वेश्चन में तो काफ़ी टाइम अपना हम गंवा देंगे। तो यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे सीधे जिस नंबर के सामने ऑफ दिखे या एज कंपेयर टू दिखे या फिर ओवर दिखे उसको नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में, और बाकी का नंबर ऊपर होगा और 100 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट करेंगे।
तो इसके अलावा इससे कुछ ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परसेंटेज चेंज बताइए। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम डिफरेंस निकाल लेंगे, दोनों में जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे और अपॉन में जो बेस ईयर होगा उसको लिखेंगे। बेस ईयर क्या होगा हमारा, जिसमें ओवर लिखा होगा, जिसमें ऑफ लिखा होगा, जिसमें एज कंपेयर टू लिखा होगा, उसको बेस ईयर मानेंगे और उसको नीचे लिख लेंगे। यानी कि अगर कहता है कि 2007 के कंपैरिजन में 2008 में कितना परसेंटेज चेंज था, तो 2007 और 2008 के बीच में जो डिफरेंस है उसको ऊपर लिखेंगे और जो 2007 का जो डेटा है उसको नीचे लिखेंगे, वो बेस ईयर होगा। तो अब आते हैं फर्दर, देखते हैं परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक है। तो हमने डेटा देख लिया, क्वेश्चन में ऐसे लिख भी लिया इक्वेशन में, अब इसको फास्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 273 500 का कितना परसेंट था, तो हमने ऐसा तो लिख लिया, लेकिन अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे बहुत आसानी से। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिक है, इस 100 को भूल जाते हैं यहाँ पे, और जैसे कि 500 है तो 500 का 10% क्या होगा, इसमें अगर एक डेसिमल इधर मूव कर दें तो 10% बन जाता है, यानी 50। 500 का 1% क्या होगा, फर्दर एक डेसिमल इधर मूव करते हैं तो 5, यानी कि कुल मिला के अगर 1000 कोई नंबर है 1000, इसका 10% क्या होगा, 1000 का 10/100, यानी कि एक जीरो यहाँ कटेगा तो 100 बनेगा। इसी तरह से अगर 1000 का 1% निकालने को बोला जाए तो यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा और 10 बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि 1000 का अगर 10% हमें निकालना है तो 10% के लिए एक डेसिमल इधर शिफ्ट कर देंगे, 1% निकालना है तो एक डेसिमल इधर शिफ्ट कर देंगे, अगर 0.1% निकालना है तो फर्दर एक डेसिमल इधर शिफ्ट कर देंगे, 0.01% निकालना है तो फर्दर एक डेसिमल इधर शिफ्ट करेंगे। यानी कि जैसे जैसे हमारा परसेंट कम होगा 10 के रूप में, वैसे वैसे हम इधर लेफ्ट की तरफ डेसिमल शिफ्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 273 500 का कितना परसेंट है। तो जो ये नीचे वाला टर्म है वो बेस है हमारा। अब इसमें हम फ्रैक्शन लगा के हम पता करेंगे कि 273 इसका कितना परसेंट था। तो इसका अगर हम आधा कर दें तो 500 का आधा हमें पता होता है कि 250 होता है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इस 250 को जब 273 से कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 23 ज़्यादा है, यानी कि अगर 250 में 23 जोड़ दे तो 273 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा जो ये 273 है वो पहले 50% है और उसमें अगर 23 नंबर जोड़ दे तो वो हो जाएगा हमारा ये 273 कितना परसेंट है वो निकल जाएगा। ये 50% कैसे लिखा पता चला, ये जो 500 का जो आधा हुआ है 250, आधा मतलब क्या होता है 50%, 100 का आधा 50। अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो हमेशा हम 100 की बात करते हैं। तो चूंकि 500 का 100% 500 होगा तो 500 का 50% क्या होगा, उसका आधा, यानी कि 250। तो ये जो 50% है ये 250 है, यहां से निकल के आया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, जो ये 23 है इसको निकालें, ये कितना परसेंटेज है 500 का। तो ये 23 500 का कितना परसेंट है इसको निकालने के लिए अगर हम यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट कर दें तो ये 10% बन जाएगा, यानी कि 500 का 10% कितना होता है 50। ठीक है, अब 50 को जब हम आधा करते हैं तो 10% का जब हम आधा करेंगे तो वो हो जाएगा 5%। ठीक है, और 50 को आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 10% अगर 50 है तो 5% हमारा 25 होगा। और इस 23 के साथ अब इस 25 को कंपेयर करते हैं तो कुल मिला के हम इस 23 को ऐसा कह सकते हैं 25 - 2, यानी कि 5% में से थोड़ा सा कम, 2 कम। ठीक है, अब हमारा काम आसान हो गया, हमारा कुल मिला के जो आंसर आएगा वो होगा 55 में थोड़ा सा कम, यानी कि ये 54 भी हो सकता है, 54 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, यानी कि अप्रोक्सीमेट हम आंसर निकाल चुके हैं। अब ऑप्शन देखेंगे और टिक कर देंगे। फर्दर अगर हम मोस्ट एक्यूरेट निकालने जाएं तो हम जो 2 यहाँ पे 25 में से 23 घटाएंगे तो जो 2 यहाँ से बचा वो कितना परसेंट है, अगर वो कैलकुलेट कर लें तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि 273 कितना परसेंट था 500 का। तो उसको निकालने के लिए फर्दर यहाँ पे हम देखते हैं तो 10% हो जाता है हमारा 50, 1% हो जाता है हमारा 5। ठीक है, तो आधा परसेंट कितना हो जाएगा 2.5, 5 का आधा हो जाता है 2.5, और यहाँ पे 2 की बात हो रही है, यानी कि आधा से थोड़ा सा कम, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो 55 में से अगर हम आधा घटा लें तो 54.50, यानी 54.50, और उसमें थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज होगा, कुछ 0.10 या 0.20। इसको हम फर्दर कैलकुलेट नहीं करेंगे, अपना टाइम सेव करेंगे, इतने में हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके उतना अप्रॉक्सीमेट डेटा निकालें और वहां से हम आंसर टिक करके आगे निकलें, क्योंकि जब हम एक्यूरेट डेटा निकालने जाएंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा उसमें। तो जैसे कि यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन है मान लेते हैं और ऑप्शन दिया गया है हमें, ए है 55%, बी है 45%, सी है 110%, डी है 25%।
तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पहला अप्रोक्सीमेट यहाँ पे क्या लगाया था कि 50% से थोड़ा सा ज्यादा है। हम ये 23 को कैलकुलेट भी नहीं किए थे, हमने यहाँ पे पता लगा लिया था कि 50 से ज्यादा होगा। 23 कितना है ये हमें निकालने की जरूरत नहीं थी तब। तो जैसे ही हम पता कर लेंगे कि 50 से थोड़ा सा ज्यादा है, कुछ ज्यादा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 25 है जो कि गलत होगा, 100 है जो कि सरासर गलत होगा, 45 है 50 से कम, ये भी गलत होगा, तो 55 है यानी 50 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम इसी को टिक कर देंगे। ठीक है। फर्दर अगर ऑप्शन अगर ज्यादा क्लोज हो तो उस केस में क्या करेंगे, एक स्टेप आगे जाएंगे, कुछ थोड़ा सा और अप्रोक्सीमेट निकालने की कोशिश करेंगे। और हम परसेंटेज निकालने जब भी जाएं तो हम पूरा कैलकुलेशन ना करें, हम इस वाले कॉन्सेप्ट का सहारा लें। तो इस तरह से दोस्तों आप बिना किसी पेन पेपर के किसी भी नंबर का परसेंटेज आसानी से निकाल लेंगे, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। फर्दर इसी मेथड का यूज करके हम डिवीजन का भी शॉर्टकट निकालेंगे। आप जब इंटरनेट पे ढूंढते होंगे तो मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट मिलता होगा, एडिशन का शॉर्टकट मिलता होगा, स्क्वायर क्यूब निकालने का शॉर्टकट मिलता होगा, लेकिन डिवीजन का शॉर्टकट नहीं मिलता होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि डिवीजन का शॉर्टकट क्या होता है। इस मेथड से आप डिवीजन भी निकाल सकते हो। इसको कैसे करेंगे उसको मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हो गया। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो बाकी बचे हुए पार्ट को पार्ट 2 में एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे। इस वीडियो का जो पार्ट 2 पोर्शन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से जाके पार्ट 2 को भी देख सकते हैं। और मेरा सजेशन है कि आप पार्ट 2 भी इस वीडियो का जरूर देखें, तभी जाके आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें हमारे वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड होने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 में मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद।